जय हिंद साथियों, मैं बबलू धाकड़ स्वागत करता हूं आप सभी का धरणीधर एग्रो क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं मृदा अपरदन की प्रमुख रोकथाम की प्रमुख विधियों के बारे में। हम आज अध्ययन करने वाले हैं कि जो मृदा अपरदन जो हो रहा है, इनकी प्रमुख रोकथाम की जो विधियां हैं वो कौन कौन सी है। तो इनके वर्गीकरण के बारे में हम भी आज अध्ययन करेंगे और उन वर्गीकरण के अंदर कौन कौन सी प्रमुख विधियाँ आती हैं, कौन कौन से टाइप्स आते हैं, उनके बारे में जो मेन की पॉइंट है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन सभी के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो आप भी अपने साथ में कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं मृदा अपरदन के प्रमुख रोकथाम की विधियां। तो रोकथाम की विधियों की बात करें तो ये जो रोकथाम की जो विधियां हैं, इनको कितने दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में बांटा जाता है। नंबर फर्स्ट आता है हमारे सस्य विधियां। कौन सी विधियां? सस्य विधि। सस्य विधियां, जिनको हम सस्य विधियों को हम कल्चरल मेथड के नाम से भी जानते हैं। कल्चरल मेथड के नाम से भी जाना जाता है। अब ये क्या होती है थोड़ी देर बाद में हम देखेंगे। वो नंबर सेकंड पर आता है हमारे यांत्रिक विधियाँ। कौन सी विधि? यांत्रिक विधियाँ। यांत्रिक विधियों को हम मैकेनिकल मेथड के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मैकेनिकल मेथड के नाम से भी इसको हम जानते हैं। मैकेनिकल मेथड के नाम से भी जाना जाता है। तो अब इन दोनों का अर्थ समझ लेते हैं सबसे पहले। उसके बाद में हम सबसे पहली जो विधि है सस्य विधियाँ, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला आता है हमारा सस्य और यांत्रिक विधियों का अर्थ क्या होता है। तो सस्य विधियों का अर्थ होता है वे सभी विधियाँ जिनका उपयोग कृषि कार्य के दौरान उपयोग करते हुए जो हमारी मृदा है उसका संरक्षण करना हमारे सस्य विधियों के अंदर इनको काउंट किया जाता है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? वे सभी विधियां जिनका उपयोग कृषि कार्यों के दौरान ही किया जाता है और उनका उपयोग से हमारे जो मृदा है उसका संरक्षण किया जाता है, उन सभी विधियों को हम सस्य विधियों के अंदर रखते हैं और उसे हम सस्य विधियां के नाम से जानते हैं। अब वो कौन कौन सी विधियां होती है? जैसे हम बात करें फसल चक्र ले रहे हैं हम, तो वो हमारी कृषि क्रियाओं के दौरान आ जाता है। इसके अतिरिक्त बात करें ले फार्मिंग की क्रिया कर रहे हैं हम। इसके अतिरिक्त बात करें हम स्ट्रिप क्रॉपिंग हो गए, हमारे विंड ब्रेक्स हो गए, शेल्टर बेल्ट हो गई, ये जितनी भी प्रमुख विधियां आती हैं वो सभी की सभी हमारे सस्य विधियों के अंदर आते हैं। यानी कि सस्य विधियां किन्हें कहते हैं? तो वे सभी विधियां जो हम कृषि कार्य जो कर रहे हैं, कृषि जो फसल उत्पादन कर रहे हैं उस दौरान जो भी प्रैक्टिस की जाती है सोइल इरोजन को रोकने के लिए, वो सभी की सभी विधियां हमारे सस्य विधियों के अंदर आती है। और यांत्रिक विधि कौन से आती हैं? तो जब हम सोइल इरोजन को रोकने के लिए जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं या किसी फिर यंत्रों का उपयोग करते हैं तो उनको हम यांत्रिक विधियों के नाम से जानते हैं। इसके अंदर कौन कौन सी विधियां आती है? तो इसके अंदर मुख्य रूप से हम बात करें टेरेस हो गया, हमारे बेंडिंग हो गया। इसका अतिरिक्त हम बात करें हमारे थाला बनाना हो गया। इसका अतिरिक्त हम बात करें कंटूर फार्मिंग हो गया, सॉरी कंटूर फार्मिंग नहीं, आधो भूमि की गहरी जुताई हो जाएगा। ये सभी हमारे इसका यांत्रिक विधियों के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। और जो कंटूर फार्मिंग है वो हमारे सस्य विधि के अंदर आता है। तो अब हम अध्ययन करते हैं प्रमुख जितनी भी सस्य विधियां हैं उनके एक बार सबसे पहले उन सभी का हम नाम देख लेते हैं। उसके बाद में हम सस्य विधियों का एक एक जो विधि आएगी उन सभी का हम डिटेल से अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो ये प्रमुख सॉइल इरोजन को रोकने की दो विधियाँ होती है। एक तो होती है हमारे कल्चरल मेथड या फिर इसको हम एग्रीकल्चर मेथड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो अब आता है इसके अंदर सस्य विधियों के अंदर, इसके अंदर कौन कौन सी विधियां आती है उन विधियों को सबसे पहले हम देख लेते हैं। उसके बाद में इनका हम एक एक करके इनका अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो इसके अंदर नंबर फर्स्ट आ जाएगा हमारे कंटूर फार्मिंग। कौन सी फार्मिंग? कंटूर फार्मिंग, ठीक है ना। कंटूर फार्मिंग नंबर सेकंड की बात करें तो नंबर सेकंड हो जाएगा इसके अंदर ढलान के विपरीत कृषि क्रियाएं करना। ढलान के विपरीत कृषि कार्य करना। ढलान के विपरीत कृषि कार्य करना, ठीक है ना। नंबर थर्ड की बात करें तो नंबर थर्ड आ जाएगा इसके अंदर फसल चक्र। नंबर फोर्थ की बात करें तो नंबर फोर्थ हो जाएगा इसके अंदर हमारे ले फार्मिंग। नंबर 5 की बात करें तो नंबर 5 हो जाएगा यहाँ पर है मल्चिंग। नंबर 5 पर हो जाएगा मल्चिंग। नंबर 6 की बात करें तो नंबर 6 पर हो जाएगा स्ट्रिप क्रॉपिंग, ठीक है ना। नंबर 6 हो जाएगा स्ट्रिप क्रॉपिंग। नंबर 7 की बात करें तो नंबर 7 पर हो जाएगा यहाँ पर हमारे वायुरोधी वृक्ष या फिर हम इसको कह सकते हैं विंड ब्रेक्स, वायुरोधी वृक्ष, जिसके अंदर हमारे सारे वनस्पति आ जाएगी। नंबर 8 की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगी हमारे वायुरोधी पट्टियाँ जिसको हम शेल्टर
बेल्ट के नाम से भी इनको हम जानते हैं, ठीक है ना, शेल्टर बेल्ट के नाम से भी इनको जानते हैं। तो ये प्रमुख 8 मेथड आते हैं हमारे सस्य विधि के अंदर या फिर हमारे कल्चरल मेथड के अंदर। ये प्रमुख 8 विधियां आती हैं, तो हम इनके अंदर एक एक अध्ययन करते हैं और जो हमारे डिटेल से अध्ययन करने वाली जो चीज़ें होंगी उनको हम स्टार लगा लेते हैं। तो हम बात करें डिटेल से हमें किस किस के बारे में देखना है, तो हमको डिटेल से एक तो ले फार्मिंग के बारे में देखना है, एक वायुरोधी वृक्ष और एक हमें देखना है वायुरोधी पट्टियों के। इन तीनों के बारे में हमको डिटेल से देखना है, ठीक है ना। बाकी इन सभी के नाम याद रख लेना, क्योंकि एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर केवल और केवल नाम ही पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी विधि हमारे सस्य विधि के अंदर आती है, कौन सी विधि हमारी यांत्रिक विधि के अंदर आती है। तो उनमें से केवल नाम दे दिए जाते हैं और उन्हीं से प्रश्न पूछ लिया जाता है। डिटेल से अभी तक इनमें से टिप्पणी वाले क्वेश्चन हमारे थ्योरेटिकल एग्जाम के अंदर आते हैं और थ्योरेटिकल एग्जाम के अंदर अगर आपका इनका अर्थ समझ में आ गया तो वो आप स्वतः लिख लोगे। तो बात करते हैं सबसे पहले कंटूर फार्मिंग। कंटूर फार्मिंग किसे कहते हैं, तो सबसे पहले कंटूर का अर्थ समझिए। कंटूर का अर्थ क्या होता है, तो पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर मान लीजिए यह एक पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है ना, ये पहाड़ी क्षेत्र है। अब यहाँ पर हमें जो सोइल का इरोजन हो रहा है तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे, कंटूर फार्मिंग। कंटूर फार्मिंग का अर्थ क्या होता है, तो कंटूर का अर्थ होता है जो ऊपरी जो सिरा होता है पहाड़ का, जो बिल्कुल टॉप वाला जो भाग होता है वहां पर कृषि कार्य करना। यहाँ से लेकर यहाँ पर ये वाली जो पंक्ति होती है इसको बोलते हैं हम कंटूर लाइन बोलते हैं। ये वाली जो पूरी की पूरी जो लाइन होती है इसको क्या कहते हैं, हम कंटूर लाइन के नाम से जानते हैं। और जब यहाँ पर कृषि कार्य किए जाते हैं तो उसको हम कंटूर फार्मिंग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, तो कंटूर फार्मिंग के नाम से जानते हैं। और इसी प्रकार बात करें, अब यहाँ पर हमने कृषि क्रियाएं करने लगे, इसके नीचे भी हम कृषि क्रियाएं करने लगे इस प्रकार से। तो जो हमारे जो वृक्ष होंगे उनकी पूरी पंक्ति बन जाएगी, उसी को हम कंटूर फार्मिंग के नाम से जानते हैं। और जैसे वर्षा होगी तो उस दौरान जब सोइल के जो कण है उनका क्षरण होगा, इरोजन होगा, तो वो क्या होंगे, जो भी ये वृक्ष होंगे इनकी जो भी जड़ें होंगी या फिर इनका जो तना होगा जो जमीन के पास वाला है वहां पर आकर क्या होगी, हमारे जो मृदा के कण है जो वो यहाँ आकर इकट्ठा हो जाएंगे और हमारे सोइल जो है जो इरोजन होने से बच जाएगी। और साथ ही साथ में इनकी जो जड़ें होगी वो गहराई में रहेगी, तो वो हमारे सोइल के पार्टिकल्स को जकड़े हुए रखेगी, तो इसकी वजह से हमारे सोइल का इरोजन कम होगा। तो इसी को कहते हैं हम कंटूर फार्मिंग के नाम से इसको हम जानते हैं। दूसरा आता है ढलान के विपरीत कृषि क्रियाएं करना। ढलान के विपरीत कृषि क्रियाएं किस प्रकार से की जाती है, तो मान लीजिए ढलान है, जो हमारा ये पहाड़ है, ढलान इस तरफ से है, ढलान एक तो इधर भी है और इधर भी है, ठीक है ना। तो ढलान के विपरीत कृषि क्रियाएं किस प्रकार से करें, तो ये हमारे ढलान इस तरफ है, तो हम क्या करेंगे, इसके विपरीत यानी कि इस प्रकार से यहाँ पर हम इस प्रकार से कृषि क्रियाएं करने लग जाएंगे। यानी कि जिस तरफ ढलान है उसके विपरीत दिशा में हम क्या करने लग जाएंगे, सीढ़ी नुमा कृषि क्रियाएं करने लग जाएंगे। तो जैसे ये मान अब ये हमारी क्या हो जाएगी, एक सीढ़ी नुमा कृषि क्रियाएं हो रही है, ठीक है ना। इस प्रकार से हम कृषि क्रियाएं करने लग जाएंगे। तो पानी जो होगा उसके साथ में मिट्टी के कण बहकर आएंगे, तो वो यहाँ से आएंगे बहकर, तो यहाँ पर इनको एक गड्ढा मिल जाएगा, तो वहां पर आकर ये गड्ढे के अंदर मिट्टी के कण वहां पर बैठ जाएंगे। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आई हुई मिट्टी जो होगी वो दूसरे स्थान पर गड्ढे के अंदर बैठ जाएगी, तो जो इरोजन जो होगा वो तुलनात्मक रूप से कम होगा। तो इसका ये हमें एडवांटेज मिल जाता है ढलान के विपरीत कृषि क्रियाएं करने से, जिसमें मुख्य रूप से हमारे सीढ़ी नुमा कृषि आती है। तो उसके दौरान हमारे जो सोइल का इरोजन जो होता है वो यहाँ पर कम होता है, ठीक है ना। उसके बाद में आता है हमारा नंबर 3 पर फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन। यानी कि फसल चक्र हमें इस प्रकार से लेना चाहिए कि जो फसल चक्र के अंदर जो हम फसलें काम में ले रहे हैं वो इस प्रकार की हो कि उनकी जड़ें अधिक गहराई में जाएं और गहराई में जाने के साथ साथ में वो मृदा के जो कण होते हैं उनको अधिक मात्रा में जकड़ कर रखें। तो ऐसी फसलों को हमें फसल चक्र के अंदर इंक्लूड करना चाहिए। जैसे तुलना उदाहरण के रूप में हम बात करें तो ये इसके अंदर हो जाएगा, हमारे फसल चक्र की बात करें तो हमने मक्का की फसल लगा रखी है। मक्का की फसल के साथ में हमें यहाँ पर मक्का की फसल के साथ में हमें क्या लगाना चाहिए, उड़द लगाना चाहिए फसल चक्र के रूप में। तो ये क्या करेगा, जो उड़द की जो फसल होगी वो थोड़ा दूर दूर तक क्या होती है हमारे जड़ जाती है, और साथ ही साथ में मक्का की जो फसल होती है ये भी क्या करती है, इसकी जो जड़ें होती है वो दूर दूर तक जाती है। तो उस दशा में हमारे जो सोइल होगी वो वाटर का यूज़ भी अच्छी मात्रा में कर लेती है और साथ ही साथ में हमारे सोइल का इरोजन भी इनके माध्यम से कंट्रोल रह पाता है। तो ये हमें फसल चक्र इस प्रकार का काम में लेना चाहिए। उसके बाद में आता है ले फार्मिंग। ले फार्मिंग को हम थोड़ी देर बाद में डिस्कस करेंगे। ले फार्मिंग क्या होता है इसकी परिभाषा भी हमें देखनी है और साथ ही साथ में हमें ले फार्मिंग के अंदर कौन कौन सी हम घासें उगाते हैं उनका अध्ययन भी हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद में आता है मल्चिंग। मल्चिंग की बात करें तो मल्चिंग का अर्थ क्या होता है, तो मल्चिंग का सीधा सा शाब्दिक अर्थ होता है जो हमारी सरफेस है, जो हमारा धरातल है या फिर जो हमारी सोइल है उसको ढकना, किसी की सहायता, किसी भी वस्तु की सहायता से ढकना, उसको क्या कहा जाता है, मल्चिंग कहा जाता है। अब ये मल्चिंग भी कई प्रकार की होती है। एक होती है हमारे वर्टिकल मल्चिंग के नाम से भी उसको हम जानते हैं। मल्चिंग जो होती है वो कई प्रकार की होती है। तो मल्चिंग के अंदर मुख्य रूप से हम क्या क्या चीज़ें काम में ले सकते हैं, तो मल्चिंग करने के लिए हमें अगर हमारी जो सरफेस जो है, धरातल जो है उसको अगर ढकना है या फिर हमारी जो मृदा है
उसको ढकना है तो उसके लिए हम फसल अवशेष को काम में ले सकते हैं, या फिर कोई प्लास्टिक की चीज़ काम में ले सकते हैं, या फिर हम पॉलीथीन काम में ले सकते हैं। जनरली इसके अंदर मल्चिंग करने के लिए जो वनस्पति जो होती है, फसल अवशेष होते हैं, उनको काम में लिया जाता है। और साथ ही साथ में जो हमारे घासें जो होती है, जैसे नेपियर घास हो गई, दूब घास हो गई, इनको काम में लिया जाता है। जो क्या करते हैं, जो हमारे जो मृदा होती है, मृदा की जो सरफेस होती है, उसको ढक लिया जाता है, जिसकी वजह से अगर वर्षा की बूंदें अगर एकदम से पृथ्वी पर गिरती हैं या फिर हमारी जो सोइल है उस पर गिरती है, तो वो सीधे मृदा के संपर्क में नहीं आते हो, और जो मृदा के जो कण होते हैं उनके अंदर बिखराव की क्रिया नहीं होती है, तो वो वनस्पति से टकरा जाती है, जिसकी वजह से उनका एक तो वेग कम हो जाता है, और दूसरा उनके जो आयतन जो होता है, उनका प्रेशर जो होता है वो धीमे हो जाता है, और उसकी वजह से हमारे एक तो सोइल के पार्टिकल्स होने जो डैमेज होने से बच जाते हैं। और साथ ही साथ में जो पानी जो होगा उनको कुछ मात्रा में अवशोषित ये वनस्पति कर लेती है, जिसकी वजह से उस मृदा के अंदर पानी अंदर प्रवेश भी करता है, तो उसके अंदर जो हमारे पानी बहकर जाता है वो अवस्था नहीं बन पाती है, या फिर हम कह सकते हैं परत जो क्षरण होता है वो नहीं हो पाता है, तो उसकी वजह से हमारे सोइल का इरोजन कम हो जाता है। तो इसी को कहते हैं हम मल्चिंग। मल्चिंग के कई सारे फायदे होते हैं, तो इसके क्या क्या फायदे होते हैं वो देख लेते हैं। पहला तो हमारे जो क्षरण होता है, इरोजन जो होता है वो कंट्रोल हो जाता है, और साथ ही साथ में इसके माध्यम से हम खरपतवार जो हमारे वीड जो होते हैं इनको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर इसकी सहायता से हम तापमान को कंट्रोल कर सकते हैं, जो हमारा टेम्परेचर उसको कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर हम नमी को भी क्या कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं मल्चिंग की सहायता से। तो मल्चिंग के कई सारे फायदे होते हैं। मल्चिंग के बारे में कभी हम डिटेल से एनालिसिस करेंगे कि मल्चिंग कितने प्रकार की होती है, इसके फायदे क्या होते हैं, नुकसान क्या होते हैं, कौन कौन सी फसलें हमें मल्चिंग के लिए काम में लेनी चाहिए, कौन कौन से हमें मल्चिंग के लिए जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की सहायता से हम मल्चिंग किस प्रकार से कर सकते हैं, तो वो सारी हम जब मल्चिंग वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब उसके अंदर अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। फिलहाल इतना सा याद रखना है कि मल्चिंग का अर्थ क्या होता है। तो मल्चिंग का अर्थ होता है किसी भी वस्तु की सहायता से, वनस्पति की सहायता से, किसी की भी सहायता से जो हमारा धरातल है उसको ढकना क्या कहलाता है, मल्चिंग कहलाता है। और मल्चिंग के अंदर क्या क्या फायदे होते हैं, तो पहला सोइल इरोजन को कम करता है, खरपतवार को कंट्रोल कर सकते हैं, इसका द्वारा हम जो हमारा टेम्परेचर है, सोइल का टेम्परेचर उसको कंट्रोल कर सकते हैं, मॉइस्चर को कंट्रोल कर सकते हैं, और साथ ही साथ में जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर जो भी डिजीज जो होती है उनको भी मल्चिंग की सहायता से काफ़ी हद तक हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके कई सारे फायदे होते हैं, वो जब हम मल्चिंग वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है ना। फिलहाल इतना सा याद रखना है कि मल्चिंग के माध्यम से भी हम सोइल इरोजन को कंट्रोल कर सकते हैं, और वो हमारे शस्य विधियों के अंदर इसको काउंट किया जाता है। उसके बाद में आता है स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग का अर्थ क्या होता है, तो स्ट्रिप क्रॉपिंग का अर्थ होता है पंक्तियों में क्या करना, कृषि क्रियाएं करना, उसकी को हम स्ट्रिप क्रॉपिंग के नाम से जानते हैं। स्ट्रिप का अर्थ होता है बिल्कुल एकदम सीधा, ठीक है ना। तो उसी के अंदर क्या करना, कृषि क्रिया करना, तो उसकी वजह से भी हम सोइल को इरोजन होने से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका केवल इतना से याद रखना है कि स्ट्रिप क्रॉपिंग हमारे शस्य विधियों के अंदर आता है, बाकी इतना डिटेल से हमें अंदर नहीं जाना। उसके बाद में आता है वायुरोधी वृक्ष और वायुरोधी पट्टियां, इनके बारे में हम डिटेल से एनालिसिस करते हैं। तो इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में हम ले फार्मिंग का डिटेल से अध्ययन करते हैं। ले फार्मिंग का हम डिटेल से अध्ययन करते हैं, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। ले फार्मिंग की हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे शस्य विधियाँ। शस्य विधियाँ मैंने आपको मल्चिंग के बारे में बताया था। मल्चिंग तो मल्चिंग के अंदर लिखना है, मल्चिंग का एक प्रकार आता है जिसको हम उदरु मल्चिंग कहते हैं। क्या किस नाम से जानते हैं उसको, हम उदरु मल्चिंग के नाम से जानते हैं। मल्चिंग के अंदर ही लिखना, मल्चिंग का एक प्रकार होता है उदरु मल्चिंग, ठीक है ना। इसका उदरु मल्चिंग का जो उपयोग किया जाता है सोइल इरोजन को कंट्रोल करने के लिए, वो कहाँ पर किया जाता है, तो कॉफ़ी प्लस चाय के बागानों में किया जाता है, ठीक है ना। चाय और कॉफ़ी के बागानों में जो हम सोइल इरोजन को कंट्रोल करने के लिए किस प्रकार की मल्चिंग का उपयोग करते हैं, तो उदरु मल्चिंग का उपयोग करते हैं। ये इतना सा हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये लाइन उसके अंदर नोट कर लेना। अब हम इसके अंदर देखते हैं, हम ले फार्मिंग के बारे में देखते हैं। किसके बारे में, ले फार्मिंग। शस्य विधियों के अंदर आता है हमारे ले फार्मिंग, ठीक है ना। ले फार्मिंग कई बार सीधी सीधी इसकी परिभाषा पूछ ली जाती है, तो हम सबसे पहले अध्ययन करते हैं इसकी परिभाषा का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। परिभाषा की बात करें, ले फार्मिंग का अर्थ होता है कि फसलों के साथ घासों को उगाना,
घासों को उगाना क्या कहलाता है? हमारे ले फार्मिंग कहलाता है। अब कौन कौन सी घास होती है तो उनके बारे में भी हम अध्ययन करते हैं। तो परिभाषा इंपॉर्टेंट है कि फसलों के साथ घासों को उगाना क्या कहलाता है? हमारे ले फार्मिंग के नाम से जानते हैं। अब ये जो ले फार्मिंग एक अपना आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ये हम जब फॉरेस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं तब उसके अंदर एक हमारे टर्म आता है एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री का अर्थ होता है कृषि के साथ साथ में वानिकी की क्रियाओं को करना, हमारे एग्रो फॉरेस्ट्री कहलाता है। तो एग्रो फॉरेस्ट्री के अंदर कई सारे सिस्टम आते हैं जिसके अंदर हम बात करते हैं एग्री सिल्वीकल्चर आ गए, हमारे एग्री सिल्वी पोस्चर आ गया, या फिर हम बात करें सिल्वी पोस्चर, ऐसे कई सारे ऐसे टर्म आते हैं। तो उसके अंदर एक हमारे आता है एग्री सिल्वी पोस्चर आता है। तो उसके अंदर हम ले फार्मिंग की क्रिया अपनाते हैं कि ले फार्मिंग एक हम कह सकते हैं मल्टीपर्पज ट्रेनिंग का एक उदाहरण होता है। ले फार्मिंग जो होता है वो मल्टीपर्पज ट्रेनिंग का एक एग्जाम्पल होता है। इसके कई सारे फायदे होते हैं और इससे हम कई सारी चीज़ों को आपस में रिलेट करके हम कई सारे प्रोडक्शन, कई सारी वस्तुओं का या उत्पाद का प्रोडक्शन भी हम ले फार्मिंग की सहायता से आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ले फार्मिंग जो है वो मुख्य रूप से हमारे फॉरेस्ट्री के अंदर आता है, लेकिन अभी हम केवल इतना सा देख लेते हैं ले फार्मिंग का अर्थ क्या होता है। तो फसलों के साथ घासों का उगाना या फिर खेती करना क्या कहलाता है? हमारे ले फार्मिंग कहलाता है। तो अब हम देखते हैं इसके अंदर कौन सी चीज़ें आई हैं। घासे शब्द आया, यानी कि घास या फिर ग्रास आया, प्रमुख ग्रासेज है, ठीक है ना, ग्रासेज है। तो अब हम इसके अंदर देखते हैं कि जो हमारे जो अपर्दन जो होता है वो मुख्य रूप से हमने दो तरह का अपर्दन पढ़ा। एक तो हमने जल क्षरण या फिर जल अपर्दन पढ़ा, एक हमने वायु अपर्दन पढ़ा या फिर विंड इरोजन या फिर वाटर इरोजन के बारे में हमने पढ़ा। तो हम देखते हैं कि वाटर इरोजन और जो हमारे विंड इरोजन है इसको कंट्रोल करने के लिए हम कौन कौन सी घासों का उपयोग कर सकते हैं ताकि हमारे जो सोइल इरोजन जो हो रहा है उसको हम अच्छे तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर घासों के अंदर वायु शरण हेतु प्रमुख घासें, वायु शरण हेतु प्रमुख घासें कौन कौन सी है? वायु शरण को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास में प्रमुख कौन कौन सी घासें हैं जिनको उगाकर हम सोइल इरोजन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये मुख्य रूप से इसके अंदर आती हैं सेवण घास, एक तो आती है सेवण घास। कौन सी घास आती है? सेवण घास, या इसको सेवन के नाम से भी जानता है। दूसरी आती है हमारे अंजन घास। कौन सी घास? अंजन घास, ठीक है ना। सेवण घास और अंजन घास, इन दोनों का उपयोग करके हम आसानी से हमारा जो सोइल इरोजन हो रहा है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और ये जो सेवण और अंजन जो घास होती है ये मुख्य रूप से हमारा जो पश्चिमी जो राजस्थान होता है, पश्चिमी राजस्थान के अंदर ये बहुतायत से पाई जाती हैं। और ये मुख्य रूप से हमारा जैसलमेर हो गया, जोधपुर हो गया, ये वाला जो इलाका होता है वहाँ पर ये प्रमुख रूप से पाई जाती है। और साथ ही साथ हम बात करें हमारा जो मरू राष्ट्रीय उद्यान जो है उसके अंदर भी ये दोनों घासें पाई जाती हैं। और इन दोनों का उपयोग करके हम हमारा जो विंड इरोजन जो हो रहा है उसको हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर हम केवल ध्यान रखना, यहाँ पर हम केवल और केवल घासों की बात कर रहे हैं। हालांकि विंड इरोजन को कंट्रोल करने के लिए कई सारे वृक्षों का उपयोग भी किया जाता है, कई सारी झाड़ियों का उपयोग भी किया जाता है, वो हम कभी नेक्स्ट देखेंगे। केवल यहाँ पर हम अभी घासों की बात करें तो केवल और केवल इसके अंदर दो घासें याद रखनी है। एक तो याद रखनी है सेवण घास, या और एक हो जाएगी हमारे अंजन घास, ठीक है ना। इसके बाद में हम देखते हैं अगला जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे, अगला हो जाएगा जल शरण हेतु प्रमुख घासें। जल शरण हेतु प्रमुख घासें कौन कौन सी है? तो जल शरण, जल के माध्यम से अगर सोइल का इरोजन हो रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से हम घासें उगा सकते हैं। तो इसके अंदर आती हैं प्रमुख रूप से हमारे आते हैं ब्लू पेनिक घास, एक आती है ब्लू पेनिक घास, एक आता है इसके अंदर नेपियर घास, और एक आता है इसके अंदर हमारे दूब घास, ठीक है ना। और एक आता है हमारे अंजन घास। ये चार प्रकार की इसके अंदर घासें आती है। कौन कौन सी? ब्लू पेनिक घास, नेपियर घास और दूब घास और अंजन घास, ठीक है ना। तो ये चारों याद रखना है, ध्यान रखना। मैं बार बार वो बता रहा हूँ आपको, जो सोइल इरोजन को अगर हमें हो रहा है वो विंड के माध्यम से, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम ये दोनों प्रकार की घासों का उपयोग करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये जो हमारे 12th की जो बुक है उसके अंदर ये दोनों घासें दे रखी है। और हो सकता है एग्जाम के अंदर प्रश्न आ जाए कि वायु शरण को रोकने के लिए प्रमुख घासें कौन कौन सी होती है, तो वो हमें ध्यान रखना है। एक तो हो जाएगा हमारे सेवण घास और एक हो जाएगा हमारे अंजन घास, ठीक है ना। और जल शरण हो रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमें ब्लू पेनिक घास, नेपियर घास, दूब घास और अंजन घास का उपयोग करके हम वाटर इरोजन को
कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसी के साथ में आपको एक क्वेश्चन ये भी क्लियर हो गया होगा कि जब कभी भी हमें अम्लीय मृदा के अंदर अम्लीय मृदा का संरक्षण करना है या फिर अम्लीय मृदा के लिए हमें प्रतिरोधी फसलें लगानी है, कुछ भी करना है, तो उसके अंदर हम मुख्य रूप से धूप घास, अंजन घास, नेपियर घास का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हमारा अम्लीय प्रतिरोधी एक तरह से हम कह सकते हैं वनस्पति होती है, या फिर हम कह सकते हैं ये हमारे अम्लीय प्रतिरोधी किस्मों के रूप में ये काम करती है, ठीक है ना। तो ये हमारे प्रमुख रूप से जल और वायु शरण के अंदर हो जाएगा ले फार्मिंग। इसी के साथ में हमारे ले फार्मिंग यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं वायु रोधी वृक्षों के बारे में हम अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। ले फार्मिंग किसे कहते हैं। अब हम अध्ययन करते हैं वायुरोधी वृक्ष, और इसी के साथ में हम अध्ययन करते हैं वायुरोधी पेटियां, वायुरोधी पट्टियां, ठीक है ना। हालांकि ये दोनों क्या होते हैं, अगर इसका आप पूरा वर्णन देखना चाहते हो या फिर इसके बारे में प्रॉपर नोट्स बनाना चाहते हो, वायुरोधी और वायु रोधी पट्टियाँ, या फिर इसको हम शेल्टर बेल्ट के नाम से जानते हैं और इनको हम विंड ब्रेक के नाम से जानते हैं, तो इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है। हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है इसी के अंदर आपको फॉरेस्ट्री का एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। फॉरेस्ट्री का प्लेलिस्ट के अंदर आप जाना और उसके अंदर आपको पूरा एग्रो सिल्वीकल्चर या फिर एग्रो फॉरेस्ट्री का आपको पूरा एक अलग से वीडियो मिल जाएगा, जिसके अंदर हमने वायु रोधी वृक्ष और वायु रोधी पट्टियों के बारे में डिटेल से उसके बारे में बता रखा है कि इसके क्या क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, किस प्रकार से इसको लगाया जाता है, और साथ ही साथ में हम किन वृक्षों का उपयोग करते हैं, वो सारा मैंने बता रखा है। फिलहाल हम इसको शॉर्ट में देख लेते हैं, वायुरोधी वृक्ष और वायुरोधी पट्टियों में माइनर डिफरेंट क्या होता है। तो बात करें वायुरोधी वृक्ष से क्या होता है, तो इसके अंदर जो मेन डिफरेंट जो होता है वो उस डिफरेंट की हम बात करें तो मेन डिफरेंट क्या होता है, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, सजीव के साथ में निर्जीव, सजीव प्लस निर्जीव का मिश्रण होता है। सजीव व निर्जीव का आपस में क्या होता है, मिश्रण होता है। अब सजीव व निर्जीव कौन कौन होते हैं तो वो भी हम थोड़ी देर में देखेंगे। और वायुरोधी जो पट्टियां होते हैं इसके अंदर किनका मिश्रण होता है, तो केवल सजीव का मिश्रण होता है, सजीव का मिश्रण होता है, ठीक है ना, सजीव का मिश्रण होता है। ये दोनों में, इन दोनों में माइनर डिफरेंट है कि वायुरोधी जो वृक्ष होते हैं इसके अंदर वायुरोधी, केवल हम बात करते हैं वायुरोधी की, ठीक है ना। तो वायुरोधी के अंदर सजीव व निर्जीव दोनों का मिश्रण होता है और इसके अंदर केवल सजीव का मिश्रण होता है। अब कैसे ध्यान रखना, तो हम जो वायुरोधी अल्टीमेटली इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, तो विंड ब्रेक, विंड ब्रेक यानी कि जो तीव्र हवा चल रही है उसको हमें क्या करना है, कम करना है। विंड ब्रेक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जो तीव्र हवा चल रही है उसके बीच में कोई भी एक प्रतिरोध उत्पन्न कर दिया जाए, जिसकी वजह से जो तीव्र हवा चल रही है उसका वेग कम हो जाए और हमारा जो इरोजन जो हो रहा है वो धीमी गति से हो, ठीक है ना। तो अब विंड ब्रेक के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो सजीव के अंदर हम क्या क्या लगा सकते हैं। सजीव के अंदर हमारी मुख्य रूप से सारी वनस्पति आ जाएगी, सजीव के अंदर हमारे मुख्य रूप से क्या आ जाएगी, सारी वनस्पति आ जाएगी। जिसके अंदर हम बात करें यहाँ पर हमारे पेड़ पौधे आ जाएंगे। पेड़ पौधों की बात करें तो मुख्य रूप से हमारा कौन कौन से पेड़ पौधे हो जाएंगे, तो हमारे बबूल हो जाएगा, नीम हो जाएगा, शीशम हो जाएगा, हमारा नीम हो गया, बबूल हो गया, खेजड़ी हो गया, विलायती बबूल हो गया, इजरायली बबूल हो गया। ये सब के सब जो रेगिस्तान के उगने वाले अंदर जो वृक्ष होते हैं, खेजड़ी हो गया, ये जितने के जितने हमारे वृक्ष होते हैं ये हमारे वनस्पति के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना, और ये हमारे पेड़ के अंदर आ जाएगा। इसके अतिरिक्त बात करें हम झाड़ियाँ, फिर सरब की बात करें तो झाड़ियाँ कौन कौन सी आ जाएगी, इसके अंदर हमारा आ जाएगी अरंडी आ जाएगी। इसके अतिरिक्त बात करें हम जरबेरी आ जाएगी, ठीक है ना, जरबेरी, ये प्रमुख रूप से हमारे 2 झाड़ियाँ आ जाएगी। इसके अतिरिक्त हम बात करें घासों की, ठीक है ना, तो घासें कौन कौन सी आ जाएगी, जो अंजन घास और सेवण घास जो मैंने बताया ये मुख्य रूप से हमारे वायुरोधी के अंदर आ जाती है, ठीक है ना। उसके बाद में हम बात करते हैं निर्जीव। ये भी क्या कर रहे हैं, वायु के अंदर वेग, जो वायु का जो वेग उसको कंट्रोल करने के लिए या फिर उसके अंदर प्रतिरोध उत्पन्न करने के लिए ये भी काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ में निर्जीव कौन कौन से हो सकते हैं, तो निर्जीव की बात करें तो मान लीजिए ये हमारा एक खेत था,
ठीक है ना। ये हमारा एक खेत था, इसके अंदर हमने फसल लगा रखी है, कुछ भी लगा रखा, ठीक है ना। ये फसलें लगा रखी, ये हमारा घर हो गया, फार्म हाउस बना रखा हमने। तो अब हमारे अंदर जो फसल है इसको कंट्रोल करने के लिए जो क्या हो रहा है कि जो हमारे जो सोइल इरोजन है, मान लीजिए यहाँ पर जो फसल थी इसको हमने काट लिया और ये खेत ऐसे खाली पड़ा हुआ है, तो हमने क्या किया, इस खेत से के जो सोइल है उसको सुरक्षा देने के लिए हमने क्या किया, साथ ये जो हमारा खेत था इसके चारों तरफ हमने पक्की ईंटों की दीवार बना दी, या फिर पक्की हमने सीमेंट की दीवार बना दी, या फिर पक्की हमने लोहे के अच्छे से बड़े बड़े लोहे के चद्दर लेकर यहाँ पर हमने दीवार बना दी। तो उससे क्या होगा, जो हवा, जो तीव्र हवा चलेगी जमीन के समानांतर, तो उससे हमारे जो सोइल होगी उसकी सुरक्षा होगी, क्योंकि बीच में हमने एक दीवार बना दी। तो वो क्या हो रही है, हमारे प्रतिरोध का काम कर रही है। सोइल जो हमारे विंड है उसको कंट्रोल करने के लिए प्रतिरोध का काम कर रही है। तो वो हमारे कौन सा हो गए, निर्जीव हो गए। तो इसी कारण से कहा जाता है जो वायुरोधी जो होते हैं, विंड ब्रेक जो होती है, ये हमारे सजीव और निर्जीव दोनों का मिश्रण होता है, ठीक है ना। अब सजीव के अंदर हमारे सारी वनस्पति आ जाती है, निर्जीव के अंदर हमारे लोहे की चद्दर आ सकते हैं, या फिर हमारे ईंटों की दीवारें आ सकती है, या फिर हम बात करें मिट्टी की दीवारें आ सकती है, या फिर हमारे सीमेंट की दीवार आ सकती है। तो वो हमारे निर्जीव के अंदर आ जाती है, जो क्या करती है, हमारे जो सोइल का जो इरोजन हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए जो वायु है उसके वेग को कम कर देती है। तो इसको हम दोनों का मिश्रण के नाम से जानते हैं। और बात करते हैं वायुरोधी पट्टियां। वायुरोधी पट्टियों के अंदर केवल और केवल क्या होता है, सजीवों का मिश्रण होता है, यानी कि इसके अंदर केवल और केवल किसका मिश्रण होता है, वनस्पति का मिश्रण होता है, जिसके अंदर हमारे कई सारे पेड़ पौधे आते हैं। अब इसको किस प्रकार से लगाया जाता है तो वो हम थोड़ा देख लेते हैं। इसको जो लगाने का जो तरीका होता है वो होता है पिरामिड रूप। कौन सा रूप होता है, प्रश्न आ सकता है कि जो हमारा वायुरोधी पट्टियां होती है या फिर शेल्टर बेल्ट होते हैं, इनको सबसे अच्छा लगाने का तरीका क्या होता है, तो वो होता है हमारे पिरामिड रूप होता है। पिरामिड रूप होता है। पिरामिड किस प्रकार का होता है, तो पिरामिड हमारे इस प्रकार का होता है। जो पिरामिड जो होता है वो किस प्रकार का होता है, पिरामिड हमारे इस प्रकार का होता है, ठीक है ना। पिरामिड हमारे इस प्रकार का होता है। और जो इसके अंदर जो वृक्ष लगाया जाता है, जो बीच के अंदर जो वृक्ष लगाया जाता है वो सबसे बड़ा वृक्ष होता है। तो जो सबसे बड़ा वृक्ष जो होता है वो हमारे बीच में लगाया जाता है। बीच में लगाने का अर्थ होता है यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है और इसके बाद में यहाँ पर इसके दोनों तरफ साइडों के अंदर क्या लगा दिया जाता है, छोटे छोटे वृक्ष लगा दिया जाता है, ठीक है ना। सबसे छोटे वृक्ष जो होंगे वो लास्ट की तरफ आएंगे। तो अब हवा मान लीजिए इस दिशा से चल रही है, तो जो हवा होगी सबसे पहले छोटे वृक्ष से टकराएगी, फिर उससे बड़े वृक्ष से, फिर इससे बड़े वृक्ष से, और फिर इसके। तो इसके इधर वाली जो भी हमारी सोइल होगी, जो भी वृक्ष होंगे, जो भी हमारा मकान होगा, वो सभी का सभी क्या हो जाएगा, इससे सुरक्षित हो जाएगा। जैसे इधर से हवा चल रही है तो हवा क्या होगी, इससे टकरा करते हुए इस प्रकार से होते हुए ऊपर निकल जाएगी और इधर का जो हमारा एरिया होगा वो बिल्कुल सुरक्षित हो जाएगा। अगर हवा इधर से चल रही है तो वो हमारे टकरा कर इस तरह से ऊपर निकल जाएगी और हमारे इधर का जो एरिया होगा वो पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाएगा। चाहे इसके अंदर हमने फसलें लगा रखी हो, ना लगा रखी हो, खाली पड़ा हुआ भूमि, किसी भी प्रकार के यहाँ पर इधर कोई भी एक्टिविटी हो रही है तो वो पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगी। तो ये होती है हमारे शेल्टर बेल्ट के नाम से इसको हम जानते हैं, ठीक है ना। उम्मीद आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि विंड ब्रेक और शेल्टर बेल्ट में क्या अंतर होता है। ये जो 2-3 बातें मैंने शेल्टर बेल्ट से संबंधित जो बताई वो ध्यान रखना। एक तो जो शेल्टर बेल्ट होता है ये सबसे अच्छा किस परिस्थिति में लगाया जाता है, या सबसे अच्छा लगाने का तरीका क्या होता है, पिरामिड रूप होता है। इसके अंदर जो बीच का जो वृक्ष होता है वो क्या होता है, सबसे बड़ा वृक्ष होता है, जो क्या होता है 90 डिग्री के एंगल पर इसको लगाया जाता है। ये मुख्य रूप से हमें ध्यान रखना। अब हम बात कर लेते हैं वायुरोधी पट्टियां या फिर शेल्टर बेल्ट के अंदर कौन कौन से जो मुख्य जो वृक्ष होते हैं वो कौन कौन से हमें काम में लेना चाहिए। तो इसके अंदर मुख्य रूप से हमें नीम, शीशम, खेजड़ी, अमलतास। इसके अतिरिक्त हम बात करें यहाँ पर हमारा हो जाएगा सागवान, ठीक है ना। ये प्रमुख रूप से ऐसे वृक्ष होते हैं जो हम मुख्य रूप से शेल्टर बेल्ट के अंदर जो मिड वाला जो सबसे मिड वाला जो हमारा ट्री होता है उसके लिए हम इन सभी वृक्षों का काम में ले सकते हैं। और इसके इन वृक्षों के बाद में हम यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर हम श्रब लगा दें, झाड़ियाँ लगा दें, जो हमने अभी देखा था यहाँ पर अरंडी होगा, जरबेरी होगा। इसके बाद में हम यहाँ पर घासा वासा सब कुछ लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो पूरा मैकेनिज्म होता है ये हमारे शेल्टर बेल्ट के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ में हमारे जो सस्य विधियाँ हैं वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट जो हमारा मेथड है उसका अंदर उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं और उसका नाम है हमारे यांत्रिक विधियों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। फटाफट से इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब हम देखते हैं इसके अंदर अगला जो हमारा विधि होगी वो हो जाएगी हमारे यांत्रिक विधियां। कौन सी विधियां, यांत्रिक विधियां। नंबर सेकंड हो जाएगा इसके अंदर कौन सी विधि, यांत्रिक विधि।
जिसको हम मैकेनिकल मेथड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, मैकेनिकल मेथड के नाम से जानते हैं। एक चीज़ और जो हमारे सस्य विधियाँ थे उसके अंदर नोट करना कि जितनी भी हमने सस्य विधियाँ पढ़ी थी, सारी जो सस्य विधि थी हमारी, सारी सस्य विधियाँ, इनका अंदर जितनी भी विधियाँ थी उनका जो प्रयोग किया जाता है वो 2% से कम ढलान वाली भूमि पर किया जाता है। यानी कि ऐसी भूमि जिनका ढलान 2% से कम होगा, वहाँ पर हम सस्य संबंधित जितनी भी विधियाँ हमने देखी थी उन सभी का प्रयोग करके हम सॉइल इरोजन को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। ये याद रखना कि सस्य विधियों का उपयोग हम किस प्रकार की भूमि के लिए उपयोग में लेते हैं, तो वो 2% से अगर कम ढलान होगा तो उसके लिए हम इनका प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखना। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो या फिर उसके अंदर नोट कर लेना। अब हम बात करते हैं यांत्रिक विधि। यांत्रिक विधि की बात करें तो इसके अंदर जितनी भी विधियाँ आएंगी, लगभग 7 से 8 विधियाँ आएंगी, उन सभी का जो उपयोग किया जाता है वो 2% से ज़्यादा ढलान वाली भूमि पर किया जाता है, ठीक है ना। जो हमारी यांत्रिक विधियां हैं, यांत्रिक विधियों का उपयोग जो किया जाता है वो 2% से ज़्यादा ढलान वाली जो भूमि होगी वहाँ पर इनका उपयोग करते हैं, या फिर हम अल्टीमेटली कह सकते हैं पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर इनका उपयोग सबसे ज़्यादा मात्रा में किया जाता है, ठीक है ना। तो ये याद रखना, 2% से कम पर सस्य विधियों का उपयोग करेंगे, 2% से ज़्यादा होने पर हम यांत्रिक विधियों का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर एक एक विधि के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले आती है हमारे इसके अंदर अधोभूमि की गहरी जुताई। अधोभूमि की गहरी जुताई। अब अधोभूमि की गहरी जुताई जो की जाती है वो किस यंत्र के माध्यम से की जाती है, तो वो की जाती है सब सोइलर के माध्यम से अधोभूमि की गहरी जुताई की जाती है। अब किस प्रकार से की जाती है वो थोड़ी देर बाद में हम देखेंगे। उसके बाद में आता है थाला बनाना। क्या बनाना? थाला बनाना। थाला जो बनाया जाता है, थाला किससे बनाया जाता है, तो थाला बनाया जाता है हमारा बेसिन लिस्टर के माध्यम से। एक यंत्र होता है बेसिन लिस्टर, ठीक है ना, एक यंत्र होता है बेसिन लिस्टर, उसकी सहायता से हमारा एक थाला बनाया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं रिंग बनाते हैं, या फिर एक कह सकते हैं गोल गोल एक गहरा गड्ढा बनाते हैं, उसी को कहते हैं थाला बनाना बेसिन लिस्टर के माध्यम से। नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 आता है इसके अंदर। नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 हो जाएगा गहरी खाई खोदना। गहरी खाई खोदना, ठीक है ना। और ये जो खाई जो खोदी जाती है वो लगभग 60 सेंटीमीटर तो चौड़ी और 30 सेंटीमीटर गहरी खोदी जाती है, ठीक है ना। ये जो खाई खोदी जाती है 60 सेंटीमीटर चौड़ी और 30 सेंटीमीटर गहरी खोदी जाती है। यांत्रिक विधियों का अर्थ क्या होता है, तो यांत्रिक विधियों का अर्थ होता है वे सभी विधियां जिनके अंदर हम यंत्रों का उपयोग करके सोइल का इरोजन कंट्रोल करते हैं, उन सभी विधियों को हम यांत्रिक विधियों के नाम से जानते हैं। और ये जो सभी जो मैं आपके सामने नाम लिख रहा हूँ, इन सभी के अंदर हम यंत्रों का उपयोग कर रहे हैं। अधोभूमि की जो गहरी जुताई की जाती है वो सब सोइलर के माध्यम से की जाती है। थाला जो बनाया जाता है वो बेसिन लिस्टर एक यंत्र होता है उसके माध्यम से बनाया जाता है। गहरी जो खाई जो खोदी जाती है वो या तो हम जो हमारे गेती होते हैं उसकी सहायता से खोद सकते हैं, फावड़े की सहायता से खोद सकते हैं, या फिर अगर वहाँ पर कोई भी मशीनी ट्रैक्टर होगा या फिर जेसीबी ले जाने की फैसिलिटी है तो उसको हम जेसीबी की सहायता से भी खुदवा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये गहरी खाई खोदना। उसके बाद नंबर 4 तो बात करें हम, नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पर वेदिकाएं। वेदिकाएं बनाना, या फिर वेदिकाओं को हम टेरेस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, टेरेस के नाम से भी जानता है। अब हम यहाँ पर रुक जाते हैं। ये जो टेरेस जो होता है ये 2 प्रकार का होता है, तो इसको हम डिटेल से अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक अब हम समझ लेते हैं। सबसे पहले अधोभूमि की गहरी जुताई किस प्रकार से की जाती है। तो अधोभूमि की गहरी जुताई करने के लिए क्या किया जाता है, जो हमारा पहाड़ी जो क्षेत्र होता है उसमें सब सोइलर के माध्यम से गहरे खड्डे कर दिए जाते हैं, और गहरे खड्डे करने के बाद में उसमें क्या किया जाता है, या तो उसके अंदर हम मुख्य रूप से कोई भी फसल लगा सकते हैं, या फिर उन गड्ढों को ऐसे खाली छोड़ दिया जाता है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पहाड़ी क्षेत्र है जो ढलान है, ठीक है ना, ये पहाड़ी क्षेत्र है, इसके अंदर ढलान है। ढलान के अंदर हम क्या करेंगे, सब सोइलर के माध्यम से यहाँ पर मान लीजिए हमने गहरा खड्डा खोद दिया। ये हमारा मान लीजिए इस प्रकार से हमने ये गहरा खड्डा खोद दिया, ठीक है ना। और मान लीजिए यहाँ पर भी हमने इस प्रकार से गहरा खड्डा खोद दिया। इसी प्रकार हम बात करें यहाँ पर, ये हमने गहरा इस प्रकार से खड्डा खोद दिया, ये इस प्रकार से गहरा खड्डा खोद दिया।
ठीक है ना। इस प्रकार से हमने सब सोइलर के माध्यम से गहरा खड्डा कर दिया। अब इस गहरे खड्डे में या हम क्या करेंगे, या तो फिर इसके अंदर हम कोई भी फसल लगा देंगे, या फिर कोई भी हम फल वृक्ष लगा देंगे, या फिर इनको हम ऐसे पहाड़ों के अंदर खुला छोड़ देते हैं। खुला छोड़ने पर क्या होता है, जैसे अत्यधिक तीव्र वर्षा होती है तो वर्षा होने के बाद में जो ऊपर के जो मिट्टी के जो कण होंगे, पहाड़ के क्षेत्र के ऊपर के जो ऊपरी भाग में जो मिट्टी के जो कण होंगे वो पानी के साथ में बहकर नीचे आएंगे। तो बहकर नीचे आएंगे तो वो क्या होंगे, इस जैसे वो बहकर नीचे आएगा तो पानी जो होगा वो इसके अंदर ही खड्डे के अंदर चला जाएगा। खड्डे के अंदर जैसे चला जाएगा तो इसके हमें दो फायदे हो जाएंगे। एक तो ऊपर से जो मिट्टी बहकर आई है वो इन खड्डों के अंदर जमा हो जाएगी, और दूसरा क्या होगा, जो पानी जो नीचे बहकर जा रहा था वो ऐसे बहकर निकल जाता है, और वर्षा निकलने के बाद में वहाँ पर पानी की समस्या की कमी आ जाती है। तो उस दशा में एक दूसरा फ़ायदा ये हो जाता है कि हमें पानी जो होता है उसका हार्वेस्टिंग या फिर उसका हम एक कह सकते हैं उसका एक प्रबंधन करने का हमें एक तरीका मिल जाता है, जिसकी वजह से जब हमें पानी की आवश्यकता होती है तो उस कंडीशन के अंदर हम यहाँ से पानी का उपयोग भी हम फसल उत्पादन के लिए या फिर पीने के लिए या फिर अपन हमारी दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यहाँ से हम पानी की भी निकासी आसानी से ले सकते हैं। तो इससे हमें दो फायदे हो जाता है, ठीक है ना। और यही जो मेथड होता है यही हमारे सब सोइलर के नाम से जाना जाता है, जो हम अधोभूमि की गहरी जुताई करते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम सब सोइलर के नाम से जानते हैं। ये जो मेथड होता है ये अधोभूमि की गहरी जुताई होती है, और ये जो खड्डे खोदे जाते हैं उसको हम सब सोइलर के माध्यम से खोदते हैं। उसके बाद में आता है थाला बनाना। थाला जो बनाया जाता है वो किससे बनाया जाता है, तो बेसिन लिस्टर के माध्यम से बनाया जाता है, ठीक है ना। थाला किस प्रकार से बनाया जाता है, तो मान लीजिए ये हमारे पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है ना। यहाँ पर हमने ये वृक्ष लगा रखे, यहाँ पर हमने पहाड़ी क्षेत्र के ऊपर वृक्ष लगा रखे। तो अब हम क्या करेंगे, इसके आसपास जो वृक्ष है इसका जो जड़ वाला जो क्षेत्र है ये जड़ें इसकी गहराई में जा रही है, तो इसके आसपास हम क्या करेंगे, बेसिन लिस्टर की सहायता से इस प्रकार से गहरा एक खड्डा खोद देंगे। गहरा खड्डा खोद देंगे तो क्या होगा, जो ऊपर से पानी जो बहकर आएगा वो क्या होगा, यहाँ पर इस थाले के अंदर इकट्ठा हो जाएगा, और मिट्टी के जो कण होंगे वो पानी के साथ में वहीं पर बैठ जाएगी, ठीक है ना। तो इसकी वजह से हमारे जो वाटर इरोजन जो होता है वो हमें कम मिलता है, देखने को कम मिलता है, या फिर हमें वाटर इरोजन को कंट्रोल करने के लिए एक मदद मिल जाती है। उसके बाद में आता है गहरी खाई खोदना। गहरी खाई जो होती है वो किस प्रकार से खोदी जाती है, ये हमारा पहाड़ी क्षेत्र मान लीजिए, तो पहाड़ी क्षेत्र के अंदर मान लीजिए यहाँ पर हमने इस प्रकार से खाई खोद दी। तो हम क्या करते हैं, जो खाई जो खोदते हैं वो इस प्रकार से तिरछी खोदते हैं। और साथ ही साथ में आपने जब कभी भी आपके खेतों के आसपास भी आपने कई बार खाई खोदते हुए देखा होगा, तो उसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो खेतों से के अंदर जो अतिरिक्त जो पानी होता है उसको खेत से बाहर निकालने का एक मार्ग होता है। तो उसके माध्यम से भी हम खाई खोदने के माध्यम से भी हम हमारा जो सोइल इरोजन जो हो रहा है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। खाई किस प्रकार से खोदी जाती है, तो हम बात करें तो ये मान लीजिए एक हमारा पहाड़ी क्षेत्र हो गया, तो खाई खोदने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो खाई जो खोदते हैं हम वो सीढ़ी नुमा इस प्रकार से खोदते हैं। सीढ़ी नुमा खोदेंगे तो उससे क्या होगा, हमारे ऊपर का जो पानी बहकर आएगा, ऊपर का जो पानी बहकर आएगा वो यहाँ पर जो खाई होगी उसके अंदर इकट्ठा हो जाएगा। यहाँ से जो पानी बहकर आएगा उसके अंदर जो मिट्टी के कण होंगे वो यहाँ आकर एकत्रित हो जाएगा। तो जो मिट्टी के जो कण होंगे वो एक जगह से दूसरे जगह पहुंचेंगे, लेकिन वो पूर्ण रूप से नीचे नहीं पहुंचेंगे, वो पहाड़ के ऊपर ही रुक जाएंगे, जिससे हमें दो फायदे होंगे। एक तो हमारा जो सोइल इरोजन जो हो रहा है वो नियंत्रित हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा हमारे यहाँ पर फसल उत्पादन के लिए हमें वहाँ पर एक उपजाऊ मिट्टी मिल जाएगी, ठीक है ना। तो इससे दो फायदे हो जाते हैं। उसके बाद में आता है वेदिका या टेरेस, ठीक है ना। टेरेस की बात करें तो टेरेस का अर्थ क्या होता है, तो वो यहाँ पर हम देखते हैं। टेरेस का अर्थ होता है यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्रों में, टेरेस का अर्थ क्या होता है, तो पहाड़ी क्षेत्र में ढलान के विपरीत नाली या खड्डा बनाना, ढलान के विपरीत नाली व खड्डा बनाना, जिससे मिट्टी या पत्थर इस खड्डे में एकत्रित हो जाए, उस क्रिया को हम टेरेस या फिर वेदिकाओं के नाम से जानते हैं। तो क्या किया जाता है, पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर जो ढलान जो होता है उसके विपरीत दिशा में क्या बनाई जाती है, नाली व खड्डा खोद दिया जाता है। कई सारी नालियाँ बनाई जाती है, कई सारे खड्डे खोद दिए जाते हैं, और उन खड्डों में क्या होता है, जैसे अत्यधिक मात्रा में वर्षा होती है तो उस दौरान जो भी मिट्टी के जो कण होंगे वो बहकर आते हैं, या फिर जो पत्थर जो होते हैं वो बहकर आते हैं, तो वो उस खड्डे के अंदर आकर एकत्रित हो जाते हैं। इन खड्डों को हम
वेदिकाओं के नाम से जानते हैं। इन खड्डों को हम किस नाम से जानते हैं? वेदिकाओं के नाम से जानते हैं। अब ये जो वेदिकाएं या फिर जो टेरेसिंग होती हैं, ये प्रतिशत के आधार पर दो प्रकार की होती है। एक तो होती है जिंक टेरेस और एक होती है बेंच टेरेस। एक तो होती है जिंक टेरेस और एक होती है बेंच टेरेस। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। टेरेस का हम प्रकार देखते हैं। टेरेस का हम प्रकार की बात करें तो जो वेदिकाएं जो होती है वो नंबर फर्स्ट बात करें तो नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसके अंदर बेंच टेरेस। कौन सा टेरेस? बेंच टेरेस। बेंच टेरेस या इसी को हम सोपान टेरेस के नाम से भी जानते हैं। बेंच टेरेस या इसी को सोपान टेरेस के नाम से भी जाना जाता है या फिर इसको टेरेसिंग के नाम से भी जाना जाता है कहीं की जगह। तो इसकी बात करें तो बेंच टेरेस जो होता है वो इसका जो प्रतिशत के आधार पर जो ढाल रखा जाता है वो रखा जाता है बेंच टेरेस का 16 से लेकर 33% ढलान पर। ठीक है ना। अगर हमें कोई भी जो सॉइल इरोजन जो हो रहा है उसको नियंत्रित करने के लिए अगर हमें टेरेस का उपयोग करना है या टेरेस की सहायता से या फिर वेदिकाओं की सहायता से सॉइल इरोजन को कंट्रोल करना है, तो जो पहाड़ी जो क्षेत्र है उसका अगर ढाल 16 से 33% के आसपास होगा तो उस कंडीशन में हम किसका उपयोग करेंगे? बेंच टेरेस का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? बेंच टेरेस का उपयोग करेंगे। और नंबर सेकंड होता है यहाँ पर हमारे जिंक टेरेस। कौन सा टेरेस? जिंक टेरेस। ठीक है ना। जिंक टेरेस की बात करें तो जिंक टेरेस का उपयोग कब किया जाता है? जब पहाड़ी जो क्षेत्र होगा उसका ढलान यदि 3 से लेकर 10% तक होगा, 10% तक ढलान पर हम किसका उपयोग करेंगे? जिंक टेरेस का उपयोग करेंगे। फॉर्मेट यही रहेगा, लेकिन अगर परसेंटेज के बेस पर इनको दो भागों में बांटा जाता है। बेंच टेरेस अगर 16 से 33% ढलान होगा तो बेंच टेरेस का उपयोग करेंगे। जिंक टेरेस का उपयोग हम 3 से 10% ढलान होगा तब उस दशा में हम इनका उपयोग करेंगे। अब इनको हम याद कैसे रखेंगे? तो जिंक टेरेस को याद रख लेंगे आप तो बेंच टेरेस का ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अब जिंक टेरेस का हम किस प्रकार से याद रखेंगे? तो जिंक का यहाँ पर ZING जिंक। ठीक है ना। जिंक। अगर आपने जिंक परमाणु क्रमांक के बारे में सुना होगा तो जिंक का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है? 30 होता है। जिंक का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है? 30 होता है। तो 30 होता है तो यहाँ पर आगे का यहाँ पर 3 काम में ले लेना है और पीछे का जो सुपर ए है इसका हमें क्या लगा देना? 1 लगा देना। तो यह हो जाएगा हमारा 3 से 10%। ठीक है ना। तो ये जिंक का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 30 होता है। तो उसी के आधार पर ये याद रख सकते हो आप 3 से लेकर 10% होगा तब हमें जिंक टेरेस काम में लेना है सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर। ठीक है ना। इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में 3 और बचे हुए हैं जो यांत्रिक विधि के अंदर आते हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट बुक की बात करें तो नेक्स्ट आ जाएगा इसके अंदर हमारे नंबर 5 की बात करें तो वो हो जाएगा BBF। BBF का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका पूरा नाम होता है ब्रॉड बेड एंड फरो मेथड। क्या होता है? BBF का वो पूरा जो नाम होता है वो होता है ब्रॉड बेड एंड फरो मेथड। ये क्या होता है? तो ये भी एक हमारे सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने का मेथड होता है। सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने का मेथड होता है जिसका नाम होता है BBF, ब्रॉड बेड एंड फरो मेथड। और ये जो इसका जो उपयोग किया जाता है वो जब पहाड़ी क्षेत्रों का जो ढाल होता है वो 0.5% से क्या होगा? कम होगा तब इसका उपयोग करते हैं, तब इसका उपयोग करेंगे हम। ठीक है ना। और इसका जो उपयोग जो किया जाता है वो किस प्रकार की मृदा के लिए किया जाता है? तो वो किया जाता है गहरी काली मृदा। गहरी काली मृदा को अगर गहरी काली मृदाओं के अंदर यदि अगर सॉइल इरोजन हो रहा है तो उसके लिए हम BBF जो मेथड होता है उसका यूज़ कर सकते हैं और उसका जो ढलान होगा वो 0.5 से कम होना चाहिए। और इसके अतिरिक्त बात करते हैं हम इसका जो उपयोग किया जाता है वो किन फसलों के अंदर किया जाता है? किन फसल के अंदर किया जाता है? तो वो किया जाता है मूंगफली और एक हो जाएगा मक्का। ठीक है ना। मूंगफली और मक्का की जो फसल होती है उसके अंदर जो ढलान होता है वो लगभग 0.5% से कम होता है। और इसके अंदर जब हम निराई गुड़ाई करते हैं तो नालियाँ बनाते हैं, तो नालियाँ बनने के दौरान क्या होता है वहाँ पर अधिक नालियाँ बन जाती है। तो उस दौरान जो मिट्टी के जो कण होते हैं वो पानी के साथ में बहकर चले जाते हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमें BBF, ब्रॉड बेड एंड फैरो मेथड का उपयोग करना चाहिए जिससे हम सॉइल इरोजन को कंट्रोल कर सकते हैं। ये होता है हमारे ब्रॉड बेड एंड फैरो मेथड। ठीक है ना। ये तीनों चीज़ें इससे रिलेटेड याद रखना। उसके बाद में नंबर 6 की बात करें तो नंबर 6 हो जाएगा यहाँ पर हमारे
बडिंग, एक तो होता है कंटूर बडिंग और एक होता है यहाँ पर हमारे ग्रेडेड बडिंग। कंटूर बडिंग और ग्रेडेड बडिंग। कंटूर बडिंग की बात करें तो इसका जो उपयोग किया जाता है वो 6% से अधिक ढलान पर, 6% से अधिक ढलान होने पर हम किसका उपयोग करेंगे, कंटूर बडिंग का उपयोग करेंगे। और ये जो कंटूर बडिंग का जो उपयोग किया जाता है वो किन क्षेत्रों में किया जाता है, तो शुष्क प्लस अर्धशुष्क क्षेत्रों में किया जाता है। शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों के अंदर यदि हमारे जो इरोजन हो रहा होगा सोइल का, तो उसको नियंत्रित करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, कंटूर बडिंग का उपयोग करेंगे। और उसके लिए जो ढलान होगा वो 6% से अधिक ढलान होगा तो हम कंटूर बडिंग का उपयोग करेंगे। किन क्षेत्रों के अंदर, शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों के अंदर। यानी कि अगर राजस्थान के अंदर अगर हमारे सोइल का इरोजन हो रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम कंटूर बडिंग का उपयोग करेंगे। और ढलान हमें याद रखना है 6% से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद में हम बात करते हैं ग्रेडेड बडिंग की। ग्रेडेड बडिंग की बात करें तो ग्रेडेड बडिंग के लिए जो प्रतिशत रखा जाता है वो रखा जाता है लगभग 2 से लेकर 10% तक ढलान। अगर 2 से लेकर 10% तक ढलान है किसी पहाड़ी क्षेत्र का, तो उसके लिए हमें ग्रेडेड बडिंग का उपयोग करके हम जो सोइल का जो इरोजन हो रहा है उसको हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। इसी के साथ में हमारे जो भी हमारे सोइल इरोजन के अंदर जो भी प्रमुख इनको रोकथाम की जितनी भी विधियाँ थी वो यहाँ पर हमारे कंप्लीट होता है। एक बार हम फटाफट से रिविजन कर लेते हैं कि इसकी कौन कौन सी मेथड थे। 2 मेथड थे, एक तो होता है हमारे सस्य संबंधी विधियां और एक होता है हमारी यांत्रिक विधियां। सस्य संबंधी विधियों के अंदर कौन कौन से आते हैं, तो इसका सस्य संबंधी का उपयोग हम 2% से कम ढलान पर होने पर इनका उपयोग करते हैं। इसके अंदर मुख्य रूप से हमारा आता है कंट्रोल फार्मिंग आता है, फसल चक्र आता है, ले फार्मिंग आता है, मल्चिंग आता है, स्ट्रिप क्रॉपिंग आता है, वायुरोधी वृक्ष आते हैं और एक आता है हमारा शेल्टर बेल्ट आता है, ठीक है ना। इसके बाद में आता है हमारे यांत्रिक विधियाँ। यांत्रिक विधियों के अंदर हम यंत्रों का उपयोग करके सोइल का जो इरोजन हो रहा है उसको नियंत्रित करते हैं। इसके लिए जो ढाल रखा जाता है वो 2% से अधिक ढलान होने पर हम इन सभी का उपयोग करते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, नंबर फर्स्ट आता है हमारा अधोभूमि की गहरी जुताई जो सबसोइलर के माध्यम से किया जाता है। थाला बनाना जो हम बेसिन लिस्टर के माध्यम से बनाते हैं। और गहरी खाई बनाना जो हम मुख्य रूप से 60 सेंटीमीटर चौड़ी और 30 सेंटीमीटर गहरी बनाते हैं। उसके बाद में आता है हमारे ये आता है हमारे मुख्य रूप से नंबर जो 4th आता है वो आता है हमारे वेदिकाएं या फिर टेरेसिंग आता है। जो टेरेसिंग जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, बेंच टेरिस और जिंक टेरिस। बेंच टेरिस जो होता है 16 से 33% ढाल पर अपनाया जाता है और जो हमारा जिंक टेरिस होता है जो 3 से 10% ढलान पर अपनाया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद में आता है हमारे बडिंग आता है। बडिंग के अंदर हमारे 2 प्रकार का बडिंग आता है, एक तो आता है ग्रेडेड बडिंग और एक आता है हमारे कंटूर बडिंग। कंटूर बडिंग जो होता है वो मुख्य 6% से अधिक ढलान पर अपनाया जाता है शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों के अंदर। और जो हमारे मुख्य रूप से जो लास्ट वाला जो ग्रेडेड बडिंग होता है ये 2 से 10% ढलान पर अपनाया जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। और ये जो अपनाया जाता है ये जो ग्रेडेड बडिंग जो होता है ये मुख्य रूप से जो काली जो मृदाएं होती है वहाँ पर अपनाया जाता है और जहाँ पर 800 mm से अधिक वर्षा होती है वहाँ पर यह ग्रेडेड बडिंग अपनाया जाता है। भारत के अंदर कंटूर बडिंग और ग्रेडेड बडिंग दोनों अपनाए जाते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। इसका अतिरिक्त एक बच जाता है हमारा ब्रॉड बेड एंड फरो मेथड। ये मुख्य रूप से मूंगफली और मक्का के अंदर अपनाया जाता है। 0.5% से ढलान पर अपनाया जाता है, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। 0.5% से कम या फिर 0.5% पर यह अपनाया जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। या फिर हम कह सकते हैं गहरी काली मृदाओं के लिए ये अपनाया जाता है। इसी के साथ में आज का सेशन हमारा यही कंप्लीट होता है। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो अपने साथियों के साथ में अधिक से अधिक शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।